स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफिकल ओरिएंटेशन इन्फो चैनल में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का 4th चैप्टर देखेंगे। तो इस चैप्टर में क्या क्या है मेनली, तो पहले उसको देख लेते हैं। एयर है 4th चैप्टर, और इसमें मेनली एयर क्या है, एयर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या है, कौन कौन सी गैसेस हैं ये पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, जो लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में वो पढ़ेंगे। आगे वेदर एंड क्लाइमेट में क्या फ़र्क है वो देखेंगे। टेम्परेचर किसे कहते हैं, एयर प्रेशर क्या होता है, विंड क्या होता है, और टाइप ऑफ विंड्स देखेंगे हम। साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, और मॉइस्चर किसे कहते हैं। ठीक है, तो वेदर फिनोमिना है सारे, बस इतना ही है इसमें। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आगे बता रहा है कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कंपोजिशन का मतलब होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किस से बना हुआ है, कौन कौन सी गैसेस हैं उसमें मेनली। तो ये वाला डायग्राम देखना इनफ होगा मेरे हिसाब से इसे समझने के लिए। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन 21%, और ऑर्गन आपका फिर 0.93%। देखो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम है 0.03, लेकिन फिर भी ये बहुत हीट अप कर देती है पूरे एनवायरनमेंट को हमारे, और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसी की वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। आगे है ऑल अदर गैसेस कितनी है 0.04। तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया, मतलब कि एटमॉस्फेयर जो है वो कौन कौन सी गैसेस से मिलकर के बना हुआ है ना, संगठन जिसको बोलते हैं। ये वाली लाइन ज़रा ठीक लग रही है। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स and exhale it, but plants need nitrogen more their survival, they cannot take it directly। मतलब जब नाइट्रोजन जो है इन्वायरमेंट में हमारे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा मात्रा में 78% है, तो इसको हम क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हम इसे सांस के साथ लेते और छोड़ते भी हैं, कुछ मात्रा में बोल रहा है, और कह रहा है कि हमारे लिए तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसका, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये हवा के माध्यम से पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, वो मिट्टी के द्वारा करते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम। व्हेन एयर इज़ हीटेड इट एक्सपैंड becomes lighter and goes up. Cold air is denser and heavy, that is why it tends to sink down. When hot air rises, cold air from surrounding area rushes there to fill in the gap. That is how air circulation takes up। हवा कैसे चलती है यही बता रखा है इसमें। तो क्या होता है कि जब भी कोई वार्म एयर होती है वो ऊपर को जाती है, ठीक है, जब वो फैलती है, ठीक है ना, ऐसे करके फैलती है, तो फैलाव के कारण वो अपने स्थान से ऊपर को जाती है, ऊपर उठती है। और कभी भी कोई कोल्ड एयर होती है तो वो डेंस होती है, मतलब सिकुड़ती है, तो वो भारी होती है और नीचे की ओर बैठती है, यही बोल रहा है। और जब ये वार्म हवा अपनी जगह से, अपने प्लेस से ऊपर की ओर उठती है, तो ये किसी और स्थान की जो कोल्ड होगी हवा, ठीक है, कोल्ड वाइन एयर, कोल्ड एयर जो है इस स्थान को भरने के लिए आती है, ठीक है ना। इस तरह से एयर का सर्कुलेशन चलता रहता है, इसी प्रकार हवा चलती है, ठीक है। और एक और चीज़ है, ये जब वार्म एयर जब ऊपर उठती है तो यहाँ पर जब एयर नहीं होती है तो इसका मतलब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर मतलब हवा तो ऊपर उठ गई ना गर्म होके, तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, और जहाँ पर भी हाई प्रेशर रहेगा, जहाँ पर भी हवा ज़्यादा रहेगी, वहाँ से इस तरफ हवा चलती है। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है। तो इस तरह से हवा का सर्कुलेशन चलता रहता है। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस बता रखा है इन्होंने इसमें, टू यू नो वाला। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमोसफियर, ये लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमोसफियर क्रिएट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएंट फ्रॉम द अर्थ। It is therefore called greenhouse gas, and without it earth would have been too cold to live in। However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increase the temperature of the earth. This is called global warming. This rises in temperature this rise in temperature causes the snow in coldest parts of world to melt. As a result, the sea level rises, causing flood in coastal areas. There may be drastic change in the climate of the place, leading to extinction of the plants and animal in the long run। तो कह रहा है कि जो भी क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, ये हमारी अर्थ है, तो इसके जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें जो CO2 मौजूद होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये क्या करती है कि सन से
सन से आने वाली जो रेज़ हैं उनको, मतलब तापमान है उसको तो यहाँ पृथ्वी तक आने देती है, लेकिन जब अर्थ इसको रेडिएशन करती है, इसको वापस भेजती है ना, जो भी पृथ्वी को जो भी मिला है, हीट बजट में पढ़ते हैं हम लोग, तो जो भी तापमान इसको मिला हुआ है वो उसको वापस करती है। तो जब वापस करती है लॉन्ग वेव्स के रूप में, तो ये जो यहाँ पर CO2 मौजूद है और एटमॉस्फेयर में, ये इसको वापस नहीं जाने देती है। तो इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और इसी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक उष्णता, मतलब अर्थ जो है हीट अप हो रही है धीरे धीरे। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, कह रहा है कि इसी वजह से ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं हमारी अर्थ में, जैसे कि एनिमल एक्सटिंक्शन और फ्लड आ सकता है। जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो सी लेवल राइज होगा और फ्लड आ सकता है, यही चीज़ें बता रहा है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जाता है इसको। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, 5 लेयर्स आर देयर। ये डायग्राम में जो है ये वाली लेयर है, जो ये 13 किलोमीटर एवरेज, मतलब अर्थ से ऊपर को जाते हुए, या अगर 13 किलोमीटर तक देखें हम तो ट्रोपोस्फियर होती है। उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक हमारी स्ट्रेटोस्फियर होती है। इसी पर जो है ओजोन लेयर भी होती है इस वाले एरिया में। ओजोन लेयर इस वाले एरिया में स्ट्रेटोस्फियर में ही होती है, उसको अलग से लेयर नहीं माना जाता है, ठीक है, वो एक जोन है सिर्फ। और इसके ऊपर है आपकी मेसोस्फियर, जो 50 से 80 किलोमीटर तक है। इसके ऊपर है आपकी, इनकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हैं, एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसमें लिखी हुई हैं इधर। अब मैं ये लाइन का बता देती हूँ पहले। क्या होता है कि जब हम अर्थ से ऊपर की ओर चलते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो कम होता जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से एकदम कम हो रहा है। यहाँ पर डिजिट लिखनी चाहिए थी इनको इधर से, यहाँ पे भी डिजिट लिखी रहती है, इधर माइनस माइनस में लेफ़्ट की तरफ, इधर प्लस प्लस में। ट्रोपोस्फियर में हम अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी जोन होता है ट्रोपोपॉज, इसमें थोड़ा सा ये चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। और उसके बाद फिर थोड़ी दूरी तक ये ऐसे ही रहता है सेम, मतलब इसमें कोई भी टेम्परेचर में चेंजेस नहीं होते। इसी वजह से यहाँ पर एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, है ना। यहाँ पर कोई भी मौसम संबंधी घटना नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। बादल वगैरह, धूल आंधी तूफान कुछ भी नहीं होता है, डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं, तो स्ट्रेटोस्फियर में ही प्लेन्स उड़ाए जाते हैं। तो इसके ऊपर जाते हुए फिर ओजोन लेयर जब इंसोलेशन को ट्रैप कर लेती है वो, तो उसकी वजह से यहाँ पर फिर से ये बढ़ने लगता है इधर को। अगर हम देखो इधर साइड जा रहे हैं तो इसका मतलब बढ़ रहा है टेम्परेचर, और अगर इधर साइड आ रहा है ये वाला ग्राफ, ये लाइन, तो इसका मतलब ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो इधर फिर ये थोड़ा ऊपर, मतलब स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर वाले एरिया में ये बढ़ने लगती है थोड़ी थोड़ी, और फिर ये स्ट्रेटोपॉज वाला एक कंडीशन आता है, डिसकॉन्टिन्यूटी जोन आता है। हर एक दो परत के बीच में, हर एक दो लेयर के बीच में डिसकॉन्टिन्यूटी जोन देखने को मिलेगा। यहाँ पर ट्रोपोपॉज मिलेगा, यहाँ पर स्ट्रेटोपॉज मिलेगा, यहाँ पर मेसोपॉज मिलेगा। फिर यहाँ पर सेम रहता है टेम्परेचर। फिर इधर जाते जाते आप देख रहे होंगे कि फिर से डिक्रीज़ हो रहा है। मेसोस्फियर में बहुत ही कम हो जाता है, -100 तक चले जाता है। ये सबसे कम टेम्परेचर सारी परतों में यहीं पर मिलता है। और फिर ये डिसकॉन्टिन्यूटी फिर जोन आ जाता है, यहाँ पर फिर सेम रहता है, ना परिवर्तन कुछ भी नहीं होता, ना के बराबर। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा जाते हुए थर्मोस्फियर में फिर बढ़ने लगता है टेम्परेचर, और एक्सोस्फियर में और बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एयर के बहुत दूर दूर रहते हैं, तो यहाँ पर हीट होता है वो महसूस नहीं होता है। दिस लेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफियर। इट एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर, ठीक है। एवरेज हाइट इसकी 13 किलोमीटर है। और जो अर्थ है ना, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो क्या होता है कि 0 डिग्री पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है साल भर, तो जो एयर के मॉलिक्यूल रहते हैं बहुत ऊपर तक रहते हैं। तो यहाँ पर 18 किलोमीटर तक बोला जाता है कि ये लेयर 18 किलोमीटर तक है। और जो पोलर एरियाज़ में रहता है, बहुत ठंड होने के कारण वहाँ पर सिर्फ 8 किलोमीटर तक ही हमें ट्रोपोस्फियर देखने को मिलता है। तो 18 + 8 × 2 करके ये आएगा 26। तो ये इसका एवरेज लेकर के इन्होंने 13 किया है। तो ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, और काफ़ी कंफ्यूजिंग है। कई सारी बुक्स में ये 11 मिलेगा, कई में 12 मिलेगा। तो NCERT बहुत हेल्पफुल होती है इन्हीं सारे छोटे फैक्ट्स के लिए, ठीक है। तो इसका एवरेज बोला 13 किलोमीटर है। में क्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल बोलते हैं इसको, परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। तो सारे मौसमी परिवर्तन इस परत में होते हैं, जैसे कि पहले ही बोल चुकी हूँ मैं, सबसे निचली परत। अभी आ जाते हैं स्ट्रेटोस्फियर में। अबव द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर। इट एक्सटेंड up to a height of 50 किलोमीटर। दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना, ठीक है। इसमें कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होते हैं, वेदर फिनोमिना नहीं होता है, तो डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो इसी परत में, स्ट्रेटोस्फियर में, यानी कि समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर इज़ दैट
इट कंटेन लेयर ऑफ ओजोन गैस, ठीक है, ओजोन गैस इसी लेयर में होती है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, ठीक है, पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें जो ओजोन लेयर बचाती है वो इसी परत में होती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में, यही बता रहा है। आगे है मेसोस्फीयर। एक दो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखनी ज़रूरी होती हैं, वो आती हैं एग्जाम में। आगे है मेसोस्फीयर। दिस इज़ द थर्ड लेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, उसके ऊपर थर्ड लेयर है आपकी मेसोस्फीयर। 80 किलोमीटर तक होती है। इसमें लिखने लायक तो इट अबव स्ट्रेटोस्फीयर, इट एक्सटेंड 80 किलोमीटर। मीटियोर्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस से जो भी अंतरिक्ष से यहाँ पर मीटियोर्स आते हैं ना, वो यहाँ पर बर्न हो जाते हैं इस वाली परत में। ये है इसकी एक विशेषता, मीटियोर जलते हैं इस वाली परत में। आगे है, इसीलिए इस परत में एक यहाँ पे दिया नहीं है, अरोरा बोरियालिस। मीटियोर जलते हैं तो उजाला उत्पन्न करती हैं, तो ये इस घटना को जो अरोरा ज्योति प्रकाश हिंदी में बोलते हैं, अरोरा बोरियालिस पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियालिस बोलते हैं, और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में एंड सदर्न हेमिस्फीयर में अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। ये दोनों घटनाएं का भी पूछता है कौन से परत की विशेषताएं हैं, तो ये मेसोस्फीयर की है, मध्यमंडल की विशेषता, ठीक है। यहाँ से स्पेस तक हाइड्रोजन और हीलियम लाइट गैसेस जैसी इस परत में पाई जाती है बोला, और बहुत ही थिन लेयर है ये, थिन, और यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल भी बहुत दूर दूर होती है, तो डेंसिटी एयर की बहुत कम होती है इस लेयर में, एक्सोस्फीयर में। वेदर एंड क्लाइमेट में देखो एक ही डिफरेंस है, वेदर जो होता है ना अभी कुछ और है, 1 घंटे बाद कुछ और होगा, एक ही स्थान पे, एक ही प्लेस पे, लेकिन जो क्लाइमेट होता है इसको चेंज होने में टाइम लगता है, यही है इन दोनों में डिफरेंस, एकदम सिंपल लोकल भाषा में समझा रही हूँ, ठीक है। और इसमें भी देख लेना आप, इसमें भी यही लिखा, किसी प्लेस की लॉन्ग टाइम में वेदर कंडीशन अगर हम नोट करते हैं, उसका चेंज हम नोट करते हैं, तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। ये लॉन्ग टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये शॉर्ट टाइम को वेदर। और अब वहाँ हिस्सा प्राप्त होता है हमें अर्थ से, मतलब सन से जितनी भी हीट आ रही है ना, सन के पास जितनी भी हीट है उसका हमें केवल 2 अरबवां हिस्सा मिलता है, लेकिन तब भी देखो कितनी गर्मी होती है। ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। जो भी हवा है ना, उस हवा का एक अपना वैल्यू होता है, ठीक है, कि वो कितनी कोल्ड है और कितनी हॉट है, तो इसी मान को हम बोलते हैं टेम्परेचर, ठीक है, नथिंग एल्स। इसको आप समझने के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन होता है जो भी सन है, ये हमारा प्यारा सा सन, तो सन से आने वाली जितना भी तापक्रम है, मतलब जितना भी हमें ऊर्जा मिल रही है एक तरह से, उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं। कि थर्मोमीटर क्या होता है? मेजर्स द टेम्परेचर। बैरोमीटर क्या होता है? मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का काम आता है बैरोमीटर। और रेन गेज क्या होता है? वर्षा मापी होता है, ठीक है, रेनफॉल कितनी रेनफॉल हुई किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, उसे नापता है। और विंड वेन क्या होता है? जो एयर होती है ना, उसकी दिशा को बताता है, उसकी डायरेक्शन किधर से है, किधर को जा रही है, ये विंड वेन बताता है कि किसी भी प्लेस पर हवा का कितना दबाव पड़ रहा है, हवा का कितना दबाव पड़ रहा है, उसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। होती है ना, हमारी बॉडी पर हर एक क्षण एक प्रेशर लगाती है, ठीक है, और काउंटर प्रेशर हमारी बॉडी भी लगाती रहती है, इसलिए ये जो प्रेशर होता है हमारी बॉडी पर चारों तरफ से होता है, तो हमें पता नहीं चल रहा होता है, और एक काउंटर प्रेशर जो है हमारी बॉडी भी लगाती है। आगे है एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज अ प्रेशर exerted by the weight of air on the earth's surface. As we go up the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly. जब भी हम अर्थ की क्रस्ट से ऊपर को जाते हैं, मतलब जो स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, उससे ऊपर को जाते हैं, तो एयर प्रेशर हमेशा क्या होता है? कम होता है। टेम्परेचर भी क्या होता है? कम होता है। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल। इसीलिए जो सी लेवल होता है ना, समुद्र की सतह होती है, उस पर एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, और ऊपर जाते हुए कम हो जाता है। पहाड़ों पर चढ़ते हुए तभी आपने देखा होगा कि पर्वतारोही होते हैं जो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाते हैं जब हम, तो नाक से खून बहने लगता है, इसलिए क्योंकि जो एयर प्रेशर होता है बहुत कम हो जाता है वहाँ पर। देखो 2 तरह से टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक तो वर्टिकली, ठीक है, कि अर्थ से ऊपर को जाते हुए, मतलब बाहर की ओर, जब हम अर्थ से बाहर की ओर जाते हैं, अंतरिक्ष की ओर, तो उसे क्या होता है कि एयर प्रेशर कम होता जाता है, ठीक है ना, और किसी भी हाइट पर जाते हैं हम तब भी कम होता जाता है। लेकिन हॉरिजॉन्टली, मतलब जैसे ये 0 डिग्री पर कैसे होगा, ये 23.5 पर कैसे होगा,
ये 66.5 पर कैसे होगा, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। ये कह रहा है वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एरिया गेट्स हीटेड एंड राइज। जहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या होता है, पहले ही बता चुकी हूँ मैं, हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। ठीक है, आगे है दिस एरिया क्रिएट्स लो प्रेशर। ठीक है, अब जब हवा यहाँ से ऊपर उठ जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, क्योंकि हवा तो ऊपर उठ गई ना, तो प्रेशर किसका होगा, तो लो प्रेशर होगा वहाँ पे। लो जो होता है ना चंद्रमा, उस पर कोई भी एयर हवा नहीं होती है ना, वहाँ पर वायुमंडल है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एयर प्रेशर भी नहीं होगा जब एयर ही नहीं है वहाँ पे तो। ठीक है, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज़ कॉल्ड वेस्टर्लीज। आपने विंड्स के नाम सुने होंगे, ईस्टर्लीज, ठीक है, वेस्टर्ली। तो ये कह रहा है कि ये हवाओं के नाम ऐसे पड़े हुए हैं कि जिधर से ये आ रही है। ठीक है, अगर ये इधर से आ रही है तो इधर तो वेस्ट है ना, आपको पता है, इधर ईस्ट है, तो इधर से आ रही है तो इधर से आने के कारण इसको वेस्टर्लीज बोला जाएगा। अगर ये इधर से आएगी तो इधर से आने के कारण इसको ईस्टर्लीज बोला जाएगा, क्योंकि ये ईस्ट है और वो ईस्ट से आ रही है, ना कि जिधर को जा रही है उसके नाम पर नहीं होगा। जिधर को ये जा रही है इस नाम पर नहीं होगा कभी भी। तो यही जितनी भी हवाएं चलती हैं पूरी पृथ्वी पर, उनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 तरह की हवाएं चलती हैं, एक होती है परमानेंट विंड्स, एक होती है आपकी सीजनल विंड्स, एक होती है आपकी लोकल विंड्स। तो जो परमानेंट विंड्स होती हैं वो आपकी ये वाली होती हैं जो इसमें दिखा रहा है ना, ये जो देखो अभी बताया था ना कि जिधर से आ रही है, मतलब ये अभी ईस्ट से आ रही है ना, ये आपका ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट से आ रही है। ठीक है, तो ये ईस्टर्ली होगी। कौन सी ईस्टर्ली होगी, पोलर ईस्टर्ली होगी, क्योंकि ईस्टर्ली 2 होती हैं, एक ये है ट्रेड विंड भी बोलते हैं जिनको, ये वाले भी ईस्टर्ली आपकी। ठीक है, इधर से आ रही है क्योंकि इधर से, और जो आपकी ये वाली है ये इधर से आ रही है तो ये वेस्टर्लीज हो गई। ठीक है, फिर ये ईस्टर्लीज हो गई। तो ऐसी 7 पेटियाँ हैं। ये सब जो है आपकी सनातनी पवनें हैं जिनको हम परमानेंट बोलते हैं। ये सारे साल भर अर्थ पर चलती रहती हैं। ठीक है, और एक इनकी परफेक्ट एक डायरेक्शन होती है, अपना जो है डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। आगे बोल रहा है कि जो सीजनल विंड होती हैं, दूसरी वाली जो सीजनल विंड होती है, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया। ठीक है, तो सीजनल होती है जो सीज़न पर आती हैं। आगे है लोकल विंड्स, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। ठीक है, तो जो लोकल एयर विंड्स होती हैं वो किसी स्मॉल एरिया में चलेगी। ठीक है, और एक पर्टिकुलर पीरियड में चलेगी, मतलब एक उसका एक पर्टिकुलर पीरियड होगा, एक पर्टिकुलर टाइम होगा, मतलब हर टाइम नहीं चलती है इनके जैसे। ठीक है, चिनूक हो गई, और क्या है, हरमट्टान हो गई है ना, संताना हो गई, हबूब हो गई, सिमूम हो गई, ये सब डॉक्टर विंड हो गई, ये सब इसी में आती हैं, लोकल विंड्स होती हैं। ये अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से भी जानी जाती है। ये मॉइस्चर, देखो मॉइस्चर का क्या रोल होता है। मॉइस्चर जो है रेन कराने में, प्रेसिपिटेशन में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, तो वही बता रखा है इन्होंने यहाँ पे। किसी भी अर्थ सरफेस से या फिर कोई भी वाटर बॉडी से, है ना, सी हो गया या आपका झील हो गया, तालाब हो गया, उससे जब इवेपोरेट होता है, जब भाप बन के पानी ऊपर उठता है, तो ये क्या होता है, वाटर ड्रॉप ऊपर जाते हुए, आपको पता है ना कि ऊपर जाते हुए हवा जो है ठंडी होती है, तो वहाँ पर जाते हुए वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाते हैं, और जब इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो ये क्या है, बादल बन जाते हैं, यही ड्रॉपलेट। रेन पढ़ा है ना आपने, 3 तरह से होता है। ठीक है, साइक्लोनिक रेनफॉल होता है, एक तो क्या होता है, कोल्ड एयर और वार्म एयर दोनों आपस में मिलती है, तो जो कोल्ड एयर होती है वार्म एयर को ऊपर उठा लेती है। ठीक है, ऊपर उठा लेती है तो यहाँ जाकर ठंडी हो जाती है, और ठंडी होती है तो ये बरसात के रूप में बरस पड़ती है। ठीक है, अभी आपका आ जाता है दूसरा, मॉइस्ट। अब इसमें एयर का रोल है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर रेनफॉल की चर्चा करी है, टाइप ऑफ रेनफॉल की। रिलीफ ऑरोग्राफिक रेनफॉल कैसे होती है बोला, मॉइस्ट एयर होती है जो, मतलब जो आर्द्रता वाली पवन होती है आपकी, वो पहाड़ पर ऐसे करके चढ़ेगी, ऊपर जाते हुए फिर ठंडी हो जाएगी, आपको पता है। ठंडी होगी तो बादल बन जाएंगे, बादल में जब कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो आगे होल्ड नहीं कर पाएगी ह्यूमिडिटी को, तो क्या होता है, बरसात के रूप में बरस पड़ते हैं। आगे है वार्म एयर, एक कन्वेक्शनल रेन में कैसे होता है, कन्वेक्शनल रेन में जो है हवा जो है गर्म होकर के सीधा ही ऊपर उड़ जाती है, जैसे हमारे 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होता है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस वाली बारिश के लिए क्या होता है कि वो एरिया बहुत ही ज़्यादा हीटअप होना चाहिए, फिर उसको हवा को चढ़ने के लिए कोई भी पर्वत की ज़रूरत नहीं है, ना किसी तरह के साइक्लोन की ज़रूरत है, वो मतलब सीधा ही हवा इतनी गर्म हो जाती है कि ऊपर कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर चढ़ने लगती है। क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो फिर क्या होगा कि बारिश
के रूप में, ये ड्रॉपलेट के रूप में गिरेगी नीचे, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ रेनफॉल, है ना, और उनमें जो है मॉइस्ट एयर जो है कैसे काम कर रही है वही बता रखा है इन तीनों में। अदर फॉर्म्स ऑफ पर्सिपिटेशन, तो वर्षा के और भी रूप होते हैं, जैसे स्नो हो गया, स्लीट हो गया, हेल हो गया, ठीक है, जो आपके ओले पड़ते हैं हेल, स्नो आपकी बर्फ़ हो गई, और स्लीट आपका पाला हो गया, ठीक है। ये भी टाइप ऑफ रेनफॉल है, बोला पर्सिपिटेशन है। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम रोज़ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सन, तो ये है ओजोन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफियर, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ट्रोपोस्फियर होगी, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें सारे तरह के वेदर फिनोमिना अकर होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड, तो स्ट्रेटोस्फियर में कोई क्लाउड नहीं होते हैं। एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमोसफियर द प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।